आइए सुनते हैं डॉक्टर रीता सिंह जी द्वारा लिखित नई पुस्तक यायावरी का एक अंश। स्थानीय लोगों का आपसी प्रेम। पहले दिन के शिविर में मिले कुछ बाढ़ पीड़ितों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर दूसरे दिन 9 बजे चेंगनूर के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाने की योजना बनी। स्थानीय निवासी श्री रंजीत और जय कुमार को स्टेशन से लाते हुए जाना था। हम 9 बजे तैयार हो गए। आज राधा कृष्ण भी हमारे साथ थे। हालांकि बुखार ने उन्हें रात भर परेशान किया था, पर सुबह स्वयं को स्वस्थ दिखा रहे थे। नाश्ता करने के बाद हम चेंगनूर के लिए निकले। पतली पतली सड़कें थीं, पर कहीं कोई जाम नहीं। सभी अपनी पंक्ति में आराम से बढ़ रहे थे। हम 10 बजे तक चेंगनूर पहुंच गए। प्रभावित घरों का निरीक्षण किया, बातचीत कर अगली कार्य योजना के लिए होटल लौट आए। भोपाल से राहत सामग्री भी आने वाली थी। कुछ स्थानीय लोग भी मिलने आने वाले थे। तय हुआ कि हम कार्यक्षेत्र में ही रुकेंगे। स्थानीय फिलिप जी ने अपने 3 कमरे का पूरा गेस्ट हाउस हमें इस कार्य के लिए दे दिया। फिलिप जी के प्रेम ने इतना घर सा वातावरण दिया। अल्पना त्रिवेदी जी अपने मित्र दीप्ति जी के साथ आ गई थी। हम मिलकर प्रभावित परिवार के घर घर जाकर सूची बना रहे थे। आपदा से ग्रसित परिवार की भी शालीनता सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी उतना भर ही बता रहे थे। कहीं कोई मारामारी नहीं। यह मेरे लिए नया अनुभव था। हमारे यहाँ पहले हमारा नाम लिखो के नाम पर ही सिर फुटावल हो जाए। सूची बनने का काम सरलता से हो गया। राधा कृष्ण के पूर्व अनुभव बहुत काम आए। भोपाल की राहत सामग्री भी पालीवाल सर के अथक प्रयास से आखिरकार आ गई। राहत सामग्री के रूप में 1 महीने का राशन, कपड़ा आदि देने का निर्णय हुआ। राशन का पैकेट दुकान से ही बनकर आया। कपड़े का पैकेट हमने बनाया। ढेरों बातें हुई। गांधी को जीने वालों को नज़दीक से देखने का मौका सबसे ज़्यादा अनुभव देने वाला था। रंजीत जी एक शब्द हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, पर उनके अंदर का गांधी बहुत प्रबल था। हम साथ काम कर रहे थे। मैं कपड़े का पैकेट बना रही थी। एक इशारे में वह हमारी बात समझ जाते। हम घंटों साथ काम करते रहे। मौन की भाषा कितनी ताकतवर होती है, यहाँ जाना। बाढ़ पीड़ितों में एक थी सुजाता। उसका किरदार बिहार की याद दिला रहा था। राहत शिविर में उसकी पीड़ा के बयान पर ही हम उसके क्षेत्र में आए थे। उसे घर की समस्या थी। उसका घर पूरी तरह खत्म हो गया था। वह 3 बहनें थीं। उसकी एक बहू थी। एक बहन का टूटा बिखरा सा घर था। शेष के पास ना घर था, ना अपनी ज़मीन। सुजाता हिंदी जानती थी। 3 बहनों के घर में एक भी पुरुष नहीं था। एक बेटा था जिसे वह छुपा कर रख रही थी ताकि बहू को सहानुभूति मिले। बेटियां उन्हें थी, पर किस बहन को कितना अंत तक स्पष्ट नहीं हुआ। सुजाता की एक बेटी 14 साल की थी। वह पढ़ती थी। सुजाता कुछ दिन बाहर काम की। बेटी की सुरक्षा के कारण लौट आई। बाहर शहरों में बेटी असुरक्षित थी, ऐसा उसने बताया। सभी के पास अपनी ज़मीन थी। किन कारणों से इन बहनों के पास ज़मीन नहीं थी, यह भी मैं समझ नहीं पा रही थी। एक बहन के पास 2 कमरे का लायक ज़मीन थी। एक कमरा किसी तरह निर्मित था। एक नाले पर मकान बनाकर रहती थी। उनकी बहू एक पुल के नीचे सरकारी ज़मीन पर कच्चा घर बनाकर रह रही थी। सच पूछा जाए तो उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत थी। स्थानीय गांधीयन को उन्हें बसाने पर सोचना चाहिए। उन्हें लड़ाकू कहा जा रहा था। क्यों लड़ रही थी वो? क्या चाह रही थी वो? अपने सिर पर एक छत? छत के लिए संघर्ष कहाँ गलत है? राहत सामग्री भी वह 4 जनों के लिए चाहती थी। उसे जानने वाले स्थानीय लोगों का कहना था, सभी एक ही हैं तो 4 जगह क्यों देना? मैंने उन्हें अलग खड़ा किया। आप लोग चुप रहें, सभी को मिलेगा। बहनों का अलग अलग परिवार था। बेटा बहू भी अलग रह रहे थे। जब ये 4 परिवार हैं तो चारों को अलग अलग देने में दिक्कत क्या है? माना घर में सदस्य कम होंगे, लेकिन यह देखें, घर में सहयोगी पुरुष कोई नहीं है। वह स्वयं कोई कार्य कर घर चला रही है। 1 महीने का भोजन मिल जाता है तो चारों घर निर्माण का तो सोचेंगी। मैंने चारों को अपने अपने हिस्से की राहत सामग्री दिलवाई। वह खुश थी। राधा कृष्ण बोले, आपको उधर से कुछ मिला है क्या? ज़रूर मिला था। उनके दर्द को महसूस कर पा रही थी। ज़मीन नहीं थी, घर नहीं था। जवान बेटी बहू सड़क पर थे।
बहन के घर में रह लो। कहना आसान है, हम अपने लिए अलग अलग कमरा खोजते हैं, उनके लिए एक कमरे में सभी को रहने की सलाह दे आते हैं। हमारे पास उनके लिए बहुत कुछ करने के संसाधन हो सकते हैं, पर उनके लिए भी अपनी तरह सोच तो बना ही सकते हैं। उन्हें देखकर समझ आया, आपदा उनके लिए बाढ़ का आना नहीं है, आपदा उनके लिए ज़मीन का नहीं होना है। ज़मीन होती तो घर बनने का मुआवजा मिलता, घर बना दिया जाता, नाले पर ही सही। उसने एक आशियाना सजाया था, खर्च किए थे, बाढ़ बहा ले गया सब कुछ, और उसका अस्तित्व भी। वह सड़क पर है, पर उसके लिए कहीं कोई सहानुभूति नहीं। एक दिन सुजाता ने मुझे फ़ोन किया, आप लोगों ने दीदी के घर को ठीक करवाने को बोला था, अब आपके लोग बोल रहे हैं कि यह ठीक नहीं होगा। समस्या समाधान इतना आसान नहीं है। यही बात तो है बिहार में। ज़मीन और घर के अभाव वाले ही आपदाग्रस्त होते हैं, उन्हें ही मदद चाहिए होती है। उनकी मदद कैसे हो? पर हम उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। जो सड़क पर है उनकी क्या सहायता हो सकती है भला? मैं बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके में थी। सैकड़ों घर ज़मीन के नीचे चले गए थे। बिल्कुल गांव के बगल में बंधा बांध टूटा था। भंवरे की तरह पानी आया था। झोपड़ियां क्षण में सामान सहित जमीन के अंदर चली गई थी। व्यक्ति भाग रहे थे, पानी रगेद रहा था, किसी तरह जान बची। 7 दिनों बाद पानी घटा। सड़क किनारे पॉलीथीन बांध कर रह रहे लोग घर की ओर आए। सब खत्म था। ज़मीन खोदकर कुछ चिपके टूटे बर्तन निकाल पाए। सरकारी गणना शुरू हुई। आपके पास ज़मीन का पर्चा था? नहीं, हमें ज़मीन का पर्चा अभी तक नहीं मिला था। तब तो आपके पास ज़मीन ही नहीं है, फिर घर बनाने का मुआवजा नहीं मिल सकता। वाह रे नीति! जिन्हें घर है उन्हें सुविधा है। जिनके पूर्वजों को उनके जड़ से खोदकर जिन्होंने यहाँ बसाया, उन्होंने ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया, तो इनकी गलती? आज़ादी के इतने साल बाद भी जिसके नागरिक को बासड़ी की एक धूर ज़मीन नहीं, वह सरकार शर्मिंदा नहीं है? शर्मिंदा था वह बहू बेटी वाला परिवार, जिसकी झोपड़ी को पानी और मिट्टी निगल गई। हम यहाँ भी बेबस थे, हम वहाँ भी बेबस थे। हमारी टीम ने अल्पना त्रिवेदी जी और उनके मित्र लौट आई थी। उनके जगह को ले लिया था डाबरा सर और रोबिना दी ने। हम सब एक परिवार के सदस्य लग रहे थे। रात में राधा कृष्ण बुखार में तपते रहते और सुबह उठकर काम में भिड़ जाते। गजब के जीवट व्यक्तित्व थे। सुबह राहत सामग्री बांटनी थी। जिंदा दिल डाबरा सर और रोबिना दी ने राहत सामग्री बांटने में भरपूर सहायता की। राहत सामग्री बांटने के बाद नए क्षेत्र में जाने की योजना बनी। गाड़ी में एक जगह थी। निर्णय हुआ कि पहले दिन राधा कृष्ण रुके थे, आज रीता रुक जाएगी। रोबिना दी को बहुत प्यार। उन्होंने कहा, रीता नहीं जाएगी तो मैं उसके साथ रुकूंगी। गाड़ी निकल जाने के बाद हमने अपने स्थानीय साथी सूर्या को मनाने की कोशिश की। वह बाढ़ प्रभावित मंगलम क्षेत्र में हमें दिखाए। वह तैयार नहीं हुई। तभी हमारी नज़र जय भाई पर पड़ी। वह बाइक स्टार्ट कर रहे थे। हमने पूछा, कहाँ? बोले, जहाँ सर लोग गए, आपको चलना? नेकी और पूछ तुरंत हामी भरी। ऑटो में हम चारों। रोबिना दी की मांगे मुराद पूरी हो गई, हमारी भी। हम उस क्षेत्र में थे जहाँ सिर्फ तबाही थी। इंदिरा आवास जैसे घर, सभी एक तरह के, सभी बाढ़ के पानी से टूटे बिखरे। यहाँ पानी का सीधा टक्कर घर से था। बिजली, पानी सभी अस्त व्यस्त। पीने के पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत इस क्षेत्र में थी। यह शहर से दूर किनारे की बस्ती थी। गरीबों की बस्ती कह सकते हैं। कुएं का पानी साफ नहीं हुआ था, उससे भयंकर दुर्गंध थी। पूरा इलाका सीलन युक्त था। सफाई पूरी हो गई थी, पर सीलन की दुर्गंध व्याप्त थी। वही अच्छी बात यहाँ भी दिखी। जो था ईमानदारी से बताया, जो नहीं था उसकी मांग की। पानी की सबसे ज़्यादा मांग हुई। रोबिना दी के द्वारा कमेंट्री के साथ वीडियो बनाना नया अनुभव था। बाढ़ पीड़ितों के दर्द के बीच मुझे रोबिना दी का मिलना सुखद एहसास में डाल रहा था। मैं कई बार भूल गई कि किस दर्द में आई हूँ। कई दिनों के थकान भरे कार्यक्रम के बाद उनकी सहजता और अपनापन ने मुझे अपने पुराने स्वरूप में खड़ा कर दिया। सुबह मुझे निकलना भी था। दी से ढेरों बातें भी करनी थी। वहाँ से लौटने के बाद राधा कृष्ण बहुत बीमार पड़ गए। गेस्ट हाउस के मालिक फिलिप जी लगातार बैठे रहे। उन्होंने मुझे सुबह 4 बजे बस पकड़वाने की जिम्मेदारी ली।
रात भर राधा कृष्ण भाई बुखार में रहे। पानी की पट्टी दी जाती रही। रॉबिना दी से बात किए बिना सुबह 4 बजे निकल आई। नीचे फिलिप जी खड़े थे। हम दरवाजे से निकले तो उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैं लगाने लगी। बोले, छोड़ दो, कोई डर नहीं है, यहाँ कोई नहीं जाएगा, सब सुरक्षित है। यह एक और नई बात, हमारे यहाँ तो लगे दरवाजे टूटते हैं, यहाँ खुला दरवाज़ा सुरक्षित।